अस्सलामुअलैकुम क्लास 10। आज हम चैप्टर नंबर 2 बायो का स्टार्ट करेंगे। होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है? पहले तो हम देखेंगे कि वर्ड इसका मतलब क्या है और ये किस वर्ड से डिराइव हुआ है। तो ये जो होम्यो है इसका मीनिंग है सिमिलर के, और स्टेसिस इसका मतलब मेंटेन और बैलेंस के है। ये दो वर्ड्स आपस में मिलकर होम्योस्टेसिस बनाते हैं और ये दोनों वर्ड्स हमारे पास ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव हुए हैं, यानी ये ग्रीक लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन ये है कि जो हम लोग मेंटेनेंस बैलेंस करें हम लोग इंटरनल बॉडी कंडीशंस को, ठीक है, इंटरनल बॉडी कंडीशंस को बैलेंस करना है ताकि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम कॉज ना हो। और बेशक और हमने ये नहीं देखना कि बाहर टेम्परेचर क्या है डिस्पाइट इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि बाहर टेम्परेचर कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, हमने ये नहीं देखना है। बेसिकली हमने इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करना है, बॉडी के कंडीशंस को, जिसकी वजह से हमारे पास रिजल्ट में क्या होगा कि हमारे पास सेल टिश्यू वगैरह सब अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सके और बेसिक के फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स प्रॉपर हो, ठीक है, जिसकी वजह से हम होम्योस्टेसिस यानी मेंटेन हो सकते हैं इंटरनल बॉडी कंडीशंस को। अब इस पैराग्राफ में हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है जो टेम्परेचर होता है ना बॉडी, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल, वो 37 सेल्सियस इक्वल्स टू 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। थर्मोमीटर में हमारे पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर ऊपर लिखा होता है और नीचे हमारे पास सेल्सियस में, हम पढ़ते हैं बेसिकली फ़ारेनहाइट में। तो जब सेल्सियस यानी 37 से सेल्सियस बढ़ के 38 में आता तो हमारे पास बेसिकली फ़ारेनहाइट भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से 100 या 99 बन जाता है। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर तो हमारा 98.6 था, अब वो इंक्रीज हो गया है। तो ये हम लोग का मेंटेन नहीं है बॉडी टेम्परेचर, तो ये अब स्टेबल भी नहीं है, ये होम्योस्टेसिस नहीं है, ठीक है। होम्योस्टेसिस का मतलब ये होता है कि मेंटेन होना। अभी हमारे पास टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, लेकिन जब हमारे पास टेम्परेचर 37 सेल्सियस होगा बॉडी का, तब हमारे पास मेंटेन टेम्परेचर होगा बॉडी का। इसके बाद हमारे पास है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो होती है ब्लड में नॉर्मल होती है 1 ग्राम पर लीटर। अगर ये ज्यादा होगी कंसंट्रेशन ग्लूकोज की हमारे पास ब्लड में तो भी वो मेंटेन नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा, और कम होगी तो वो भी हमारे पास स्टेबल और मेंटेन नहीं होगा। एक और एग्जांपल है आपके पास, जैसे कि शुगर की कंसंट्रेशन ब्लड में नॉर्मल होंगी, वो मुझे नहीं पता, मैं आपको बता रही हूँ बस। जब हम लोग के पास कंसंट्रेशन शुगर की ब्लड में इजाफा कर जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो हमें डायबिटीज हो जाएगी। मतलब कि बहुत ज्यादा हमारे पास शुगर की कंसंट्रेशन ब्लड हो जाएगी तो हमें डायबिटीज हो जाएगी। तो फर्स्ट पैराग्राफ हमें 3 एग्जांपल शो कर रहा है और हमें डेफिनेशन शो कर रहा है होम्योस्टेसिस। बेसिकली मेंटेनेंस जो होती है बॉडी में उससे कुछ कंडीशंस होते हैं। कौन से कंडीशन है? हम लोग के पास 3 कंडीशन है: ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, हम लोग इन तीनों को मेंटेन करेंगे कि इनमें हम क्या क्या चीजों को मेंटेन कर सकते हैं बॉडी के अंदर। तो फर्स्ट हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो मींस अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। जब हमारे पास वर्ड ऑस्मो होगा तो हम लोग यहाँ समझ जाएंगे कि हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट की बात हो रही है। रेगुलेशन मेंटेन करने को कहते हैं। मेंटेनेंस जो हमारे पास बैलेंस हमारे पास अमाउंट हो वाटर एंड सॉल्ट की बॉडी फ्लूइड लिक्विड से निकला है, यानी कि जो हमारे पास ब्लड में और जो टिश्यू फ्लूइड्स हैं उनमें हमारे पास इनकी कंसंट्रेशन वाटर एंड सॉल्ट की बैलेंस हो, मेंटेन हो, नॉर्मल हो, ठीक है, तो वो हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन होगा। जो हमारे पास नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है वाटर एंड सॉल्ट की बॉडी फ्लूइड्स में तो और सेल के अंदर, तो वो हमारे पास कंट्रोल करती है प्रोसेस डिफ्यूजन का और ऑस्मोसिस का, ठीक है। बेसिक जब हमारे पास ये प्रॉपर नहीं होंगी, यानी कि कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या कम होगी, तो हम लोग ये कंट्रोल नहीं कर सकते इन दो प्रोसेस को, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को। और फिर इसी की वजह से जब हम लोग के पास ये कंसंट्रेशन नॉर्मल होगी, हम लोग इन दोनों प्रोसेस को कंट्रोल कर जाएंगे। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस हमारे पास हो रही होगी तो वो हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है फंक्शनिंग ऑफ सेल के लिए। उसमें रेगुलेशन में यानी ये है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट जब मेंटेन होगी तो हमारे पास डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा, जिसकी वजह से हमारे सेल प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म कर सकेंगे। सेकंड हमारे पास है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो मींस हीट को, ठीक है, शो कर रहा है थर्मो रेगुलेशन मेंटेनेंस को। जब हमारे पास जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल होता है, मेंटेन होता है, तो उसको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। और जो हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में काम करते हैं, यानी नॉर्मल टेम्परेचर में काम करते हैं, इसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। जब ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो हमारे एंजाइम्स है ना वो टूटने शुरू हो जाएंगे, यानी कि जब
जब टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा तो हमारी फंक्शन एंजाइम प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म्स नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से बॉडी में फंक्शन परफॉर्म प्रॉपर्ली नहीं हो पाएंगे। अब हमारे पास एक्सिटेशन है। एक्सिटेशन इसको कहते हैं एलिमिनेट करने को, केमिकल्स के बॉडी के अंदर जो केमिकल्स हैं उनको एलिमिनेट करना। जब हम उन केमिकल्स को एलिमिनेट नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी में प्रॉब्लम कॉजेज होगी। तो उनको जब हम केमिकल्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो हम उनको एलिमिनेट कर देंगे, जिसकी वजह से हमारी जो कंडीशन होंगी ना बॉडी की, बॉडी हमारे पास इक्विलिब्रियम में आएगी, बैलेंस हो जाएगी। जब ज़्यादा होगी तब हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। इस वजह से हम कहते हैं कि ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी होम्योस्टेसिस में होता है, मेंटेन करने के लिए इंटरनल बॉडी को। इंटरनल बॉडी तभी मेंटेन होगी जब हम लोग केमिकल्स को निकालेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारे पास साइड में ब्लू लाइंस हैं। अब हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है? जो मटेरियल प्रोड्यूस हुए मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म हमने पढ़ा है वो प्रोसेस, वो केमिकल प्रोसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं टू मेंटेन लाइफ। टू मेंटेन लाइफ को उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिक वेस्ट का क्या मतलब हुआ? जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस्ड हुए हैं और वो हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। यानी मेटाबॉलिक वेस्ट को हम एक्सक्रीशन के थ्रू एलिमिनेट करते हैं इंटरनल बॉडी को मेंटेन करने के लिए। नंबर 11.1 टॉपिक है होम्योस्टेसिस इन प्लांट, यानी मेंटेनेंस जो होती है इंटरनल कंडीशन की प्लांट में कैसे होती है। तो जो प्लांट होता है वो कांटेक्ट में रहता है एनवायरनमेंट से, कार्बन ऑक्सीजन निकालने के लिए दिन में और रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए। तो कैसे अपनी इंटरनल बॉडी कंडीशन को मेंटेन करके रखता है, इसके मैकेनिज्म हमें नीचे बताएंगे। फर्स्ट हमारे पास है 11.1.1 रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब हमें बताया कि डे टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास प्रोड्यूस होती है ना सेलुलर रिस्पायरेशन में, वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता डे टाइम में। लेकिन नाइट टाइम में क्या होता है कि हमारे पास कोई फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं हो रही होती, तो जो सेलुलर रिस्पायरेशन करने के लिए प्लांट ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। यानी कि अब तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, इसकी से फोटोसिंथेसिस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो रही, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बाहर निकल जाती है फ्रॉम द टिश्यू सेल्स बाय डिफ्यूजन प्रोसेस से। हमारे पास डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन से मूव करके लो एरिया ऑफ कंसंट्रेशन में जाने को हम डिफ्यूजन कहते हैं। यानी कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट से निकल के बाहर इन्वायरमेंट में जा रही है। तो इसके बाद हमें बताया गया लास्ट टाइम में कि जो लीव्स होते हैं ना उनमें और यंग जो स्टेम्स होती है हमारे पास, उससे रात के टाइम में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलती है? जो स्टोमेटा होते हैं ना उनके थ्रू बाहर निकलती है। इसकी लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अंदर कैसे आती है। अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल, यानी कि अंदर ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकालते हैं जो एपिडर्मिस में होता है। अब यंग रूट्स की बताया नंबर 19 में कि यंग रूट से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करती है जनरल रूट सरफेस से, या हमारे पास रूट हेयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। किसमें? यंग रूट्स में। यंग रूट्स में रूट हेयर्स के थ्रू हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। फर्स्ट हमें बताया गया था कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे एक्सट्रीट निकालते हैं, रिमूव करते हैं। हमें बताया गया कि ऑक्सीजन को हम कैसे रिमूव करते हैं। मेसोफिल सेल जो होते हैं वो हमारे पास लीफ में प्रेजेंट होते हैं, तो जो ऑक्सीजन होती है ना वो हमारे पास मेसोफिल सेल में जो लीफ में प्रेजेंट है सिर्फ डे टाइम के तौर पे प्रोड्यूस होती है एज बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जब इसको यूटिलाइज कर दिया जाता है इस ऑक्सीजन को कार्बन सेलुलर रिस्पायरेशन में, तो जो हमारे पास ऑक्सीजन बच जाती है उसको स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, यानी इन्वायरमेंट को दे दिया जाती है वो ऑक्सीजन दिन के टाइम। तो इसमें हमें यह बताया गया है कि जो ऑक्सीजन होती है जो मेसोफिल सेल में दिन के टाइम प्रोड्यूस होती है एज अ बाय प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस में जो प्रोड्यूस हुई है हमारे पास, कुछ हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन में यूज हो जाती है और जो नहीं यूज होती है वो हमारे पास एनवायरनमेंट में बाहर निकाल देती है थ्रू स्टोमेटा जो हमारे एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास है 11.1.2 रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, कि प्लांट कैसे जो उनके पास एक्स्ट्रा वाटर प्रोड्यूस होता है या पड़ा होता है वो कैसे बाहर निकालते हैं। तो जो वाटर ना प्लांट लेता है सॉइल के थ्रू, सॉइल में जो हम पानी डालते हैं जिसकी वजह से प्लांट वो पानी ले लेता है और पानी हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन जब प्लांट प्रोड्यूस हो रही होती है तब भी प्रोड्यूस होता है हमारे पास पानी। तो यानी कि प्लांट के पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर हुआ होता है इन द सेल फॉर टर्जिडिटी। टर्जिडिटी हमारे पास तब होती है जब फ्लूइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए। ठीक है,
जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना, जो प्लांट में होता है मौजूद, वो हमारे पास ट्रांसपायरेशन के जरिए एक्सक्रीट आउट हो जाता है, यानी रिमूव हो जाता है। ट्रांसपायरेशन क्या होती है? ये जो वाटर होता है प्लांट की सरफेस से ट्रांसपायर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ठीक है, अब हमें बताइए कि नाइट टाइम में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको कैसे रिमूव किया जाता है। तो ट्रांसपायरेशन तो हमारे पास रात के टाइम क्यों नहीं हो रही होती? क्योंकि जो स्टोमेटा होता है ना, बहुत से प्लांट्स अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं। हाई कॉन्टेक्ट यानी हाई कंसंट्रेशन होता है वाटर की सॉइल में, तो वाटर जो वहाँ से ना फिर वो रूट्स के अंदर चला जाता है और सारा पानी ना जमा हो जाता है साइलम वेसल्स में। फिर जो कुछ प्लांट्स होते हैं ना, जैसे हमारे पास ग्रासेस है, वो पोर्स करते हैं इस वाटर को थ्रू स्पेशल पोर, उनके पास स्पेशल पोर्स होते हैं जो लीफ के टिप्स टिप्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और एज यानी कोनों में प्रेजेंट होते हैं, तो वो ड्रॉप्स बना देते हैं। और जो ड्रॉप्स होते हैं ना, ये हमें ऑन द टिप्स जो हमें नजर आते हैं एजिस ऑफ लीफ या टिप्स की लीव्स की प्रेजेंट होती है, उसको कहते हैं रोटेशन। यानी कि जब हमारे पास जमा हो जाता है पानी साइलम वेसल में, तो हमारे पास जो ग्रासेस है ना, लाइक ग्रासेस वाटर को फोर्स करती है एक स्पेशल फोर्स से। आप अपने अंदर लीफ टिप्स में या चले जाएं, आप ये एजिस तक चले जाए लीफ के और ड्रॉप्स बना लें। यानी जब लीफ के एजिस और टिप्स में हमारे पास ड्रॉप्स पानी के बन जाते हैं, तो उसको हम रोटेशन कहते हैं। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर में ये बताया गया कि जो प्लांट हमारे पास दो तरह से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करता है, एक ट्रांसपायरेशन के जरिए और नाइट टाइम में रोटेशन के जरिए। अब हमारे पास है 11.1.3 रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी इसमें एलिमिनेशन की बात आ गई है कि हम लोग मेटाबॉलिक वेस्ट कैसे एलिमिनेट प्लांट से करते हैं। तो जो हमारे पास जो प्लांट के पास मैनी जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं ना, उनकी डिपॉजिट हुई होती है बॉडी में एज हार्मलेस, वो हार्मलेस होते हैं, इनसॉल्युबल मटेरियल होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो लाइक हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीडेट वो डिपॉजिट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, यानी वो जुड़ जुड़ के इतने क्रिस्टल की फॉर्म में बन जाते हैं इन द लीव्स में और स्टेम में बन जाते हैं बहुत सी प्लांट्स में, लाइक इन टोमेटो में फिगर 1.1.2 में आप देख लें कि जब वो जुड़ जुड़ के क्रिस्टल बन जाते हैं कैल्शियम ऑक्सलाइड लीव्स में या स्टेम्स ऑफ किसी के स्टेम में प्लांट्स में, लाइक टोमेटो। अब जो लीव्स होते हैं ना कुछ ट्रीज के, वो हमारे पास टूट के गिर जाते हैं या उनका कलर चेंज हो जाता है। तो जो जब वो गिर जाते हैं यानी वो टूटे खुद ही गिर रहे हैं, तो उसमें एक्सट्रेक्टिव प्रोडक्ट बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से वो गिर गए, यानी इनमें से उन्होंने इंटरनल बॉडी को मेंटेन करने के लिए इन लीव्स को जो खराब हमारे पास हो गए थे उनको नीचे गिरा दिया। यानी जो खराब हमारे पास जो पत्ता होता है वो हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट के अंदर होते हैं। अब हमारे पास नीचे वाले पैराग्राफ होता है कि ये रीजन जो होती है कॉर्निवर्स प्लांट्स में प्रोड्यूस कर ये मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल होता है हमारी कॉर्निवर्स ट्रीज में होता है ना हमारे पास। ये हमारे पास हमें कुछ चीजें बनाने के लिए भी यूज करता है, लाइक हमारे हम लोग एडहेसिव बनाते हैं तब इसमें रिजिन यूज होता है, एंड फूड ग्लेजिंग एजेंट्स में भी इसको हम यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास गम्स है जो हमारे पास कीकर में प्रेजेंट होता है। जो कोई कीकर ट्री होगा उसमें हमारे पास गम्स एज अ वेस्ट मटेरियल हमारे पास प्रोड्यूस होता है। इस तरह गम्स के भी यूज होते हैं। लेटेक्स जो रबर प्लांट का रिमूव वेस्ट है वो भी हमारी चीजों के लिए यूज होते हैं। आगे है मुकिलेज बाय कार्निवर्स प्लांट्स एंड लेडी फिंगर एक्सेट्रा, ये सारे उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने कुछ पढ़े थे कि प्लांट कैसे हमारे पास एक्सक्रीट करता है, यानी जो अपने अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको कैसे रिमूव करता है। तो फर्स्ट हमारे पास था कि जो लीव्स होते हैं हमारे पास खराब हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं साल में एक दफा, जिसकी वजह से जो सारे हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं ना प्लांट में, वो उनके गिर जाने से खत्म हो जाते हैं। और हमें कुछ प्लांट्स बताएंगे रीजंस वगैरह जो हमारे इन प्लांट्स के मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। अब हमारे पास है 11.1.4 ऑस्मेटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट। ऑस्मेटिक हम पढ़कर आए कि अमाउंट ऑफ जो वाटर और सॉल्ट को एडजस्ट करना, यानी उसको हम लोग ने रेगुलेट करना है प्लांट्स में। हम कैसे करते हैं कि जैसे हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट जो होती है प्लांट में मेंटेन होती है, तो हमारे पास उसमें हमें तीन बताई गई है। पहला हमारे पास है हाइड्रोफाइट्स, यानी हाइड्रोफाइट्स का मतलब वो प्लांट जो मुकम्मल तौर पर पानी में रहते हों उनको हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स प्लांट। अब इन प्लांट्स को शॉर्टेज ऑफ वाटर फेस नहीं करनी पड़ती क्योंकि वो पानी में ही रहते हैं। अब इन प्लांट्स के पास ना बहुत बड़े बड़े लीव होते हैं, बोर्ड मीन्स बड़े बड़े लीव्स, और उनके पास टोमेटा भी ज्यादा होते हैं क्योंकि उन्होंने पानी को रिमूव भी कराना होता है, इसलिए उनके पास
जो स्टोमा होते हैं ना उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है कि अपर सरफेस में जो स्टोमा की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसकी वजह से यानी ब्रॉड लीव्स की वजह से और स्टोमेटा की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होता है ना वो प्लांट्स ये वाले प्लांट जो पानी के अंदर रहते होते हैं उससे बाहर निकाल लेते हैं, यानी जो इंटरनल बॉडी को मेंटेन करने के लिए वो पानी को बाहर इस तरह निकालते हैं इन दो तरीकों से। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल है इसकी वाटर लिली। वाटर लिली भी जो हमारे पास प्लांट है वो पानी में रहता होता है, इसके भी बड़े बड़े लीव्स होते हैं और स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं ताकि वो वाटर को रिमूव कर सके अपनी इंटरनल बॉडी कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए। अब जो जीरो फाइट्स हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स होते हैं जो ड्राई एनवायरनमेंट रहते हैं, यानी उन्हें जो पानी की कमी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उनको पानी हमारे पास हमेशा या हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, वो बहुत ड्राई एनवायरनमेंट रहता है जिसकी वजह से उन्हें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो उन प्लांट्स को जो ड्राई एनवायरनमेंट रहते हैं और जिनको पानी की शॉर्टेज हो उनको हम कहते हैं जीरो फाइट्स प्लांट्स। अब इनके पास ना स्टोमेटा कम होते हैं। क्यों स्टोमेटा? जब स्टोमेटा ऊपर वाले में हमने पढ़ा जैसे ज्यादा होते थे स्टोमेटा, क्यों होता था? उन्होंने वाटर को रिमूव करना था। जब इनके पास वाटर ही कम होता है इसलिए इनके पास जो कंसंट्रेशन होती है ना नंबर ऑफ स्टोमेटा की वो कम होती है। इन्होंने इसलिए ट्रांसपायर नहीं करना होता, इन्होंने वाटर को बाहर नहीं निकालना होता, इन्होंने बॉडी की फुल कंसंट्रेशन को पूरा करने के लिए वाटर को अंदर ही यूज करना होता है। अब इन जो प्लांट्स की रूट होती है ना ये बहुत बड़ी बड़ी होती है, यानी जब इनको पानी हर वक्त मिलेगा ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं होगा तो इनकी रूट्स फैलती जाएंगी कि इनको जहाँ से भी पानी मिले वो जल्दी से ले लें। और इनका एक रीजन ये भी होता है कि इनकी रूट्स इतनी बड़ी होती है कि पानी को हल्का सा भी जब मिले तो वो अपने अंदर ले लें। ये ना हो कि सॉइल इसको पानी को ऑब्जर्व कर ले, इससे पहले कि सॉइल ऑब्जर्व करे वो इन रूट्स को अपनी रूट को इतना बड़ा कर लेते कि वो पानी को खुद ही ले ले, सॉइल उनको ऑब्जर्व ना करे। अब इन प्लांट्स के बाद अल्लाह ताला ने ये खुसूसियत रखी है कि इनके पास पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं स्टेम्स में और रूट्स में, जो इनके पास ना लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर को स्टोर करके रखते हैं, यानी जब तक पानी नहीं मिलते इन्होंने जिंदा तो रहना है तो इनको स्टोर कर लेते हैं पानी को अपने अंदर। अब इनकी जो स्टेम्स होती है ना और रूट वो हमेशा वेट यानी गीली रहती है और जूसी टाइप की रहती है, तो जब वो अपनी रूट्स और स्टेम को जूसी रखते हैं तो उसको हम कहते हैं सक्लेंट ऑर्गन। सक्लेंट ऑर्गन यानी रूट जूसी और रूट और स्टेम जूसी और वेट होगा तो उसको हम कहेंगे सक्लेंट ऑर्गन। यानी कैक्टी प्लांट है ना वो हमारे पास इसकी एग्जांपल है, यानी वो ड्राई एनवायरनमेंट में रहता है, उसके पास स्टेम्स की कंसंट्रेशन नंबर थोड़े होते हैं लीव्स में, ठीक है, और जो वो थिक और वैक्सी क्यूटिकल ना उनके पास एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो जो वाटर का लूज होते हैं वो कम करते हैं, यानी वाटर लूज कम होता है इनकी वजह से। और उनकी रूट्स भी काफी बड़ी होती है कि वो जल्दी जल्दी वाटर को जहाँ से भी मिले उसको ऑब्जर्व कर लें। ये मैं 3 बातें इसमें बताई की है कि ये लोग हमारे पास थिक और वैक्सी क्यूटिकल होती है कि वाटर लूज ना कर सके, इस वजह से हमारे पास ये कि हमारे पास टोमेटा भी कम होते हैं ताकि प्लांट में जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो ट्रांसपायर ना कर जाए, यानी नॉर्मल रहे, यानी उसको चाहिए जितनी रहे। और रूट्स हमारे पास बड़ी बड़ी होती है ताकि वो पानी को जल्दी से अपने अंदर ले सके, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने अंदर पैरेन्काइमा सेल बनाया हुआ है जिसके अंदर से ये वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं लार्ज टाइम के लिए, ठीक है। और इनकी वेट और जूसी होती है स्टेम्स और रूट जिसकी वजह से उनको सक्लेंट ऑर्गन्स कहते हैं। अब जो प्लांट्स हमारे पास सी में रहते हैं यानी उनके पास पानी तो काफी होता है लेकिन सी में और ओशन में हमारे पास सॉल्ट की कंसंट्रेशन भी ज्यादा होती है, यानी वाटर ज्यादा तो हमारे पास नमक ही नमक होता है। तो उन प्लांट्स को हम कहते हैं हेलोफाइट जो सी में रहते हैं जिनके पास वाटर और सॉल्ट दोनों अवेलेबल होते हैं। अब सॉल्ट जो होता है ना वो इन प्लांट्स के अंदर एंटर हो जाता है क्योंकि इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन होती है सी वाटर में इसकी सॉल्ट की। लेकिन जो पानी हमारे अंदर से प्लांट के अंदर से निकलता है ना सी में तो उनके अंदर भी नमक की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है क्योंकि वो अंदर इतने नमक ले भी रहे हैं और उस वजह से निकाल भी रहे हैं। अब जब प्लांट के अंदर सॉल्ट एंटर हो जाता है सी में तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को परफॉर्म करते हैं। वो डिफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑस्मोसिस हम यूज नहीं होगा, उस टाइम सिर्फ हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे सॉल्ट की कंसंट्रेशन को नॉर्मल करने के अंदर प्लांट की बॉडी के अंदर। तो अब जो सॉल्ट होते हैं ना वो अलाउ नहीं होते, वो मूव नहीं कर सकते सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स की, जिसकी वजह से हमारे पास सैप जो होते हैं ना वैक्यूल्स के वो मोर हाइपोटेनिक रहते हैं, यानी जिसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की इनमें सी वाटर है देन सी वाटर, जिसकी वजह से जो वाटर हमारे अंदर सेल के अंदर से बाहर नहीं निकलता लेकिन सॉल्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए बाहर निकाल देते हैं। अब हमारे पास इनमें ये बताइए कि जो प्लांट सी में रहते हैं उनके पास सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर, तो वो लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट का फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, प्रोसेस को यूज करते हैं कि ताकि सॉल्ट को बाहर निकाल सके, जिसकी वजह से वो सॉल्ट को हाइपरटोनिक
में निकाल देते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल्स की, वो मोर हाइपोटोनिक होती हैं सी वाटर से, जिसकी वजह से सॉल्ट तो हमारे पास बाहर निकल जाता है, लेकिन जो हमारे पास वाटर होता है वो अंदर ही सेल के अंदर रहता है, ताकि जो आने वाला हमारे पास सॉल्ट है उसके जरिए बाहर निकल जाए, यानी कि हमारे पास वाटर अवेलेबल होता है। तो जिसकी वजह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से इसके अंदर होम्योस्टेसिस को फॉर्म होता है, यानी मेंटेन रहता है हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर, यानी ऑस्मो रेगुलेशन हमारे पास हेलोफाइट्स में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस के जरिए होती है। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है, ये जो सी ग्रासेस होती है ना, जो सी के अंदर ग्रासेस प्रेजेंट होती है, वो हमारे पास हेलोफाइट्स को शो करती है। ये हमारे पास है हाइड्रोफाइट्स, थ्री हमारे पास 11.4 फिगर में है हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स, दूसरे हमारे पास हेलोफाइट्स प्लांट, और थर्ड हमारे पास जीरोफाइट्स प्लांट की डायग्राम है। अब आपको इस दो टॉपिक में अगर कुछ समझ नहीं आया, यानी इसके इंट्रोडक्शन होम्योस्टेसिस के और होम्योस्टेसिस इन प्लांट में, तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बता देगा। थैंक हुआ